चुके हैं। आप लोग अपने स्थान पर बने रहिए, अनुशासन का पूरा ख्याल रखिए और एक बात और ये कहनी थी कि अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी। हमारे देश की केंद्र सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का लक्ष्य 1 ट्रिलियन रखा है, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ओडीओपी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब अध्ययन किया और उसके बारे में मनन चिंतन भी करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें आप कितना सहयोग कर सकते हैं। आपका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि आप बहुत सी नवोन्मेषी चीजें ला सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी कर सकते हैं कि जहां पर शिक्षा नहीं है वहां पर शिक्षा हो, गरीबों को जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं, उनके लिए कुछ उद्योग की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई कुटीर उद्योग जिस क्षेत्र का आपकी मदद से तरक्की पा सकता है, वहां देखिए, खोज कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपनी टीम को लगाइए। सारा काम आप अकेले नहीं, बल्कि आपके साथ में एक लंबी टीम होती है, उसमें एक अच्छे टीम लीडर के रूप में आपको सिद्ध करना है और ऐसे जतन आप कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में देश की उन्नति आए, उत्थान आए। लोग सोचें कि वास्तव में अगर उनकी बढ़ती भूमि पड़ी है तो उसमें क्या वो सब्जी उगा सकते हैं, क्या उसकी जंगली जानवरों से रक्षा कर सकते हैं, तार की बाढ़ या ऐसी कुछ चीजें जो उनको टिम्बर के तौर पर भी काम आए और खेत की सुरक्षा भी कर सके, भूमि को नुकसान भी न हो और किसान की अर्थव्यवस्था में फायदा हो। तो ऐसी चीजें होना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कुछ ही पलों में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से। और आपके साथ वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुरेश खन्ना जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पहले ही पधार चुके हैं। सर बैठ जाइए आप। माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं और अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मां सद्गमय। असत से सत्य की ओर चलें और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमरता की ओर चलें। हमारे अभ्यंतर में भी एक अंधकार होता है और ये ज्योति इस बात का प्रतीक है कि हम उस अंधकार को भी दूर करें। और अब एक चीज और ये ध्यान रखने की है कि आज जो आपको यहाँ पर
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी अभी अपनी बात कहेंगे। उस बात को और उसके बाद में जो भी अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बात कहते हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक और बड़े ही शांत मन से, एकाग्र मन से सुनिएगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपर मुख्य सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी जी को, नियुक्त एवं कार्मिक। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सम्मानित वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मुख्य सचिव महोदय, महानिदेशक उपाम, उपस्थित सभी नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारीगण जो जिलाधिकारी के पद पर भविष्य में, निकट भविष्य में जाएंगे, मीडिया के सभी साथीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में। ये हमारे सबके लिए गर्व का विषय है और विशेष रूप से जो यहाँ 49 प्रशिक्षु अधिकारीगण आए हैं, जिसमें से कुछ वर्ष के विचार हैं और 45 इस वर्ष से भी नवनियुक्त हुए हैं। इनका आधारभूत प्रशिक्षण अब आरंभ होने वाला है। आपको माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र और आशीर्वचन मिलेगा और हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी आपको आशीर्वचन देंगे। पीसीएस राज्य सेवा की जो प्रक्रिया थी नियुक्ति की, वो बहुत तेज की गई लोक सेवा आयोग के द्वारा और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने जो हमारी आवश्यकता थी उसके हिसाब से हम लोगों ने मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की हैं और अब आपका आधारभूत प्रशिक्षण आरंभ होगा। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स होगा, 6 महीने का जिला की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप परिपक्व होंगे कि महत्वपूर्ण पद भविष्य में लेंगे, चाहे वो जिलाधिकारी का हो, अपर जिलाधिकारी का हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, शासन में आएंगे विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा, आपका कार्य उत्कृष्ट रहा तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आके जिलाधिकारी, कमिश्नर, सचिव इन पदों पे जाएंगे। विभिन्न निगमों में भी आप प्रबंध मंडल में वरिष्ठ पदों पे रहेंगे। आवश्यकता ये है, 2 बातों की मैं ब्रीफ में रहूँगा। सबसे पहले प्रथम बात यह है कि संवेदनशील रहना, नागरिकों के प्रति सदैव अपने द्वार खुले रखना और रिजल्ट ओरिएंटेड रहना। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब कि नतीजे देना, चीज़ों को टालना नहीं। ये 2 मुख्य बातें हैं और प्रशिक्षण जो आप लेंगे, अभी प्रोफेशनल लेंगे, बाद में अभी लेंगे फाउंडेशन, यही ध्यान रखना है कि कैसे हम प्रदेश की समस्याओं को, इस प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं अलग अलग जगह हैं, उनमें आप कार्य करते हुए कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर सके, विकास की गति को आगे बढ़ा सके, आपसे अपेक्षाएं रहेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ उपस्थित गणमान्य जो हमारे अतिथि हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं जितने जो नवनियुक्त अधिकारी, इसमें से 31 इंजीनियर्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, MBA हैं 2, और फिर वेटरनरी के भी एक हैं, एक आर्किटेक्ट के हैं और कुछ जो हैं वो साइंस और आर्ट्स के ग्रेजुएट्स हैं। इस प्रकार एक मिक्स अच्छा है, लेकिन टेक्निकल लोगों की ज़्यादा बहुतायत है और ये एक विशेष ट्रेंड हो गया है पिछले वर्षों में इस तरह का। मैं आप सबका स्वागत करते हुए और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अपेक्षा करता हूं प्रशिक्षण को आप बड़े गंभीरता से लेंगे और जो बात यहाँ कही जाएगी अमन से उसको ध्यान रखेंगे भविष्य में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चतुर्वेदी जी। और अब क्रम आता है प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा अनुभव व्यक्त करने का। तो सबसे पहले मैं युगांतर त्रिपाठी जी से उनके अनुभव के बारे में जानने के लिए बात करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, सबको मेरा सादर नमन। मेरा नाम युगांतर त्रिपाठी है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा आयोजित BCS एग्ज़ाम में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और आज इस एग्ज़ाम के बाद जो है आपके हाथों मुझे ये पत्र लेने के लिए बुलाया गया है। मैं पूर्व में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर था और वहाँ से इस्तीफा देने के बाद मैंने सिविल की तैयारी की और आज मैं यहाँ पर इस पद पे नियुक्त हुआ हूँ। नियुक्ति के दौरान मेरी पोस्टिंग हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की रही, तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र की और काफ़ी जो है समस्याएं ज़मीनी स्तर पे देखी, जिससे मुझे लगा कि प्रशासनिक क्षेत्र ही इनकी सेवा का एक मुख्य रास्ता हो सकता है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसके सभी चरणों पर शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुझको एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था देखने को मिला, जिसके लिए मैं अपने पूरे बैच की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नौकरी के जो मेरे अनुभव रहे उससे बाद मैंने सिर्फ यह देखा है कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि मैं जनता के लिए हमेशा सर्वसुलभ रहूं और उनकी समस्याओं का मैं त्वरित निराकरण कर सकूं, ताकि जो हमारे सरकार का एक विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको सिर्फ नारा ही नहीं, इसको जमीनी स्तर पे पूरी तरह से फलीभूत किया जा सके। धन्यवाद। पूनम गौतम। अपना अनुभव साझा कर रही पूनम गौतम। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरा हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर पूनम गौतम है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने इस परीक्षा में 3rd रैंक हासिल की है और मैं अकबरपुर कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हम इस प्रदेश की प्रशासनिक सेवा का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं और मुझे इस वर्ष की खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है और आपकी जो नीतियां रहीं, स्पेशली जो यूपी का मॉडल रहा कोविड से लड़ने का, उसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। हमने इसमें जाना कि कैसे उत्तर प्रदेश ने आपदा को अवसर में बदला है। जहां एक ओर हमने कीमती जानें बचाई, वहीं दूसरी ओर हमने जीविका के संसाधन को भी अवतरित कराया। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ भी हूँ। कई सारे दायित्व मैं निभाती हूँ। इसके साथ मुझे प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में सेवा करने के लिए भी मैं काफ़ी तत्पर हूँ। इन सभी से ये निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं जागरूक ही नहीं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ये महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में फलीभूत हुआ है। जहां एक और चयन प्रक्रिया जाति, धर्म, संप्रदाय पर न होकर बल्कि मेरिट पर आधारित है, मैं इस पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए तहे दिल से कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं देखती हूँ लगातार उत्तर प्रदेश की छवि लगातार संवर रही है, सुधर रही है। उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश को हम सब अवसर का प्रदेश जान रहे हैं, जहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। इसी क्रम में मैं अपने कार्य को, अपनी सेवा को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करने का वचन देती हूँ। साथ में मैं अपने पूर्व चिकित्सकीय अनुभवों को प्रादेशिक शासनिक सेवा में अनुपालन करने का कोशिश करती हूँ और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मैं उनको और बेहतर बना सकूं, ताकि मुख्यमंत्री जी आपका जो सपना है, जो संकल्प है, मैं उसको सिद्ध कर सकूं और जन सेवा को जन जन तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। बहुत सराहनीय संकल्प। और अभिषेक कुमार सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण, सबका अखिलेश कुमार यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले का निवासी हूँ। सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS 2019 की परीक्षा में मुझे 11वां स्थान प्राप्त हुआ है और मेरा ध्येय रहेगा कि मैं समाज में जो हाशिए पर लोग हैं, वंचित तबके के और पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करूँगा
और तहसील के स्तर पर जो समस्याएं लोगों की होती हैं, नागरिकों की समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करूंगा कि जिससे उनको और ऊपर ना जाना पड़े, जिलाधिकारी तक या सीएम तक ना आना पड़े, उसका निराकरण तत्काल से मतलब वहीं मैं उपस्थित होकर 24/7 उपलब्ध रहकर उनकी सेवा कर सकूं और तत्परता से उनका निराकरण कर सकूं। साथ ही अपने बिजी शेड्यूल से सीएम सर द्वारा जो समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अमन देवल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अमन देवल है और मैंने यूपीपीसीएस 2019 की परीक्षा में 25वीं रैंक प्राप्त की है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव तालिबपुर का निवासी हूं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक हूं। स्नातक उपरांत मैंने स्टार्टअप क्षेत्र में काम किया, जहां मैंने आम जनता की जमीनी समस्या को देखा, जिसके कारण मैंने प्रशासनिक सेवा में आने का निर्णय लिया। अपने पद पर रहते हुए मैं अपनी तकनीकी शिक्षा एवं स्टार्टअप क्षेत्र के अनुभवों का उपयोग कर जनता की समस्याओं का व्यवहारिक निवारण करने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा। जिस प्रकार हमारी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित हुई है, उसी प्रकार मैं भी सरकार की योजनाओं को आम जनता तक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को धरातल तक फलीभूत किया जा सके। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतियोगी छात्रों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से लाखों प्रतियोगी छात्र निःशुल्क कोचिंग से अपने सपने साकार कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रीति सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं गृह जनपद गोरखपुर की हूँ। मैं विगत 5 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका रही हूँ। विदित हो कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी माता आत्मविश्वासी गृहिणी है तथा मेरे पिता साधारण किसान हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के बावजूद उन्होंने मेरे निरंतर सफलता का बहुत साथ दिया। माता पिता के अलावा मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे प्रियजनों, मेरे मित्रों का भी बहुत योगदान रहा है। इसके अलावा मेरे व्यक्तिगत श्रम, धैर्य और ईमानदारी का बहुत योग रहा है। मैं एक बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मनुष्य को कभी अपने प्रयत्नों को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विलंब भले हो सकती है, परंतु सफलता अवश्य मिलेगी। विगत वर्ष से हमारा देश कोरोना जैसी आपदा से जूझ रहा है। उस संशय की घड़ी में जब पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आपदा को अवसर में बदलने का मूल मंत्र दिया। उनका ये दिया हुआ मूल मंत्र मैंने अपना प्रेरणा वाक्य बनाया और उस अवसर का पूरा लाभ उठाया, और उसका ही परिणाम है कि परीक्षा फल में मुझे यथोचित स्थान प्राप्त हुआ, जो कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के दौरान हुआ। मुझे जो पद और जो दायित्व सौंपे जाएंगे, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं महिलाओं, वंचित शोषित वर्गों के सार्वभौमिक कल्याण के उन्नयन का प्रयास करूंगी। मुझे ये भी कहना है कि जनता और प्रशासन के बीच में जो भी संबंध हैं, उनको और संवेदनशील तरीकों से उनके संबंधों को प्रगाढ़ करूंगी और उनकी समस्याओं का निस्तारण पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ पर एक हाथ आगे और बढ़कर ये कहना चाहूँगी, हमें साथ मिलकर इसे अति उत्तम प्रदेश बनाना है। इसके लिए हम पूरे बैच के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। मुझे संक्षेप में ये बात कहनी है अपनी वाणी को विराम देते हुए कि शासन के द्वारा जिन दायित्वों, जिन कर्तव्यों का निर्वहन करने का मुझे दायित्व दिया जाएगा, मैं संविधान के धाराओं के अंतर्गत उसका पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से पूरा निर्वहन करूंगी। आपने सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता मिलकर रहती है। और अब मेरा निवेदन माननीय वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से उनके संबोधन के लिए।
आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री तिवारी जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, श्री नबीश सहगल जी तथा श्री वेंकटेश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज का जो विशेष कार्यक्रम यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का है, मैं सबसे पहले जो भी प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित होकर जो लोग आए हैं उन लोगों को हृदय से बधाई देता हूं और विशेष रूप से इस बात को कोट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने जीवन में जो मेहनत और समर्पण भाव से ये लक्ष्य तय किया कि हमको पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई करनी है और उस मेहनत और परिश्रम का ही ये प्रतिफल है कि आज आप यहाँ पर चयनित होकर आए और इसके पीछे मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उनकी न्यायप्रियता और ये पारदर्शी प्रशासन की ही देन है कि जो आप मेहनत के बल पर यहाँ पर आए हो। मैंने अभी कई लोगों के संस्मरण सुने, अच्छा लगा कि इस उम्र में एक जज्बा है न्यायप्रियता का, लोगों की सेवा करने का। प्रारंभ में लोगों की सेवा करने का जज्बा तो होता है, लेकिन ये जज्बा आखिर तक बनाए रखें तो मैं समझता हूँ कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। जब भी कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलता है तो अपेक्षा करता है कि हमारे अधिकारी हमसे कायदे का व्यवहार करें। काम तो आप नियमों और कानूनों से करेंगे ही, लेकिन व्यवहार जीवन में बहुत मायने रखता है। आपकी उदारता, आपकी विनम्रता, ये आपकी पर्सनालिटी में कुछ न कुछ ऐड करती है और आपकी ख्याति को बढ़ाती है। जो सिविल सेवा यूपी की है वो मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की एक जीवन रेखा है और आपको इस पद पर आने के बाद निश्चित रूप से आपको सेवा का भी अवसर मिलेगा, विकास का भी अवसर मिलेगा और दंड देने का भी अवसर मिलेगा। लेकिन इसकी बुनियाद में याद रखिए कि हम जिस पद्धति से चुनकर आए, जिस पद्धति से आपको इस मेहनत का फल मिला है, अगर जीवन में हर क्षण आप उसको याद रखेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी में भी ऐड होगा और आपकी प्रोन्नति पर भी, और यहाँ तक आप जिस पद पर भी रहेंगे उस कुर्सी को भी आप महकाएंगे। मैं विशेष रूप से दो बातों को खास तौर से इंगित करना चाहता हूँ। एक कि लोगों को इस पद पर आने के बाद दिखास की और छपास का रोग बहुत लग जाता है। अगर आप इससे बचेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए हितकर होगा। और अगर किसी न किसी रूप में आप सस्ती लोकप्रियता, यानी दिखास का मतलब ये है कि टेलीविजन पर आपका चेहरा दिखाई पड़े, और छपास का मतलब ये है कि किसी न किसी समाचार पत्र में आपका नाम रोज आए। अगर आप न्यायप्रियता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो ये आपके लिए हर स्तर पर आपके लिए फायदेमंद होगा। माननीय योगी जी ने जब से सरकार में आए तब से हर स्तर पर न्याय हो और न्याय दिखाई पड़े, और हर स्तर पर चाहे प्रोन्नति का मौका हो, चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे पदों के वेतनों की बात हो, इस बात को उन्होंने पूरा सम्मान दिया कि पीसीएस सेवा के अधिकारियों को उचित सम्मान मिले हर स्तर पर, और महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी, और उसका ये परिणाम भी आज देखने को मिल रहा है
कि उत्तर प्रदेश से में आज से 4-5 साल पहले लोग न तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहते थे और न उत्तर प्रदेश की ख्याति देश और दुनिया के नज़रों में बहुत बहुत अच्छी थी। आज जब से माननीय योगी जी आए हैं तब से उन्होंने एक माहौल बदलने की, एक पूरा वातावरण बदलने की जो चेष्टा की है, उसमें आप लोगों के सहयोग से उसमें काफ़ी कुछ सफल हुए हैं और आगे ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। उसमें निरंतर आपका सहयोग अपेक्षित है। शासन और सत्ता की मंशा को पूरा करना, लेकिन न्यायप्रियता के साथ, उदार व्यवहार के साथ, विनम्रता के साथ ये आपका फर्ज और कर्तव्य होना चाहिए। आज के इस मौके पर मैं विशेष रूप से मैक्स मुलर की 2 लाइनों को जरूर कोट करना चाहता हूँ। मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान हुए और उनसे जब अंग्रेज प्रशासकों को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर के रूप में जिन लोगों की नियुक्ति होती थी, उनसे कहा गया कि आप इन लोगों को एक बार संबोधित करें, तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक ऐसे क्षेत्र में आप लोगों को जाना है जहाँ पर बहुत अधिक सहनशीलता है, जहाँ पर एक तरीके का संवेदनशीलता पर जहाँ चरम सीमा पर है और हर प्रकार से लोग जहाँ पर किसी न किसी रूप में ऊपर देखते हैं, आध्यात्मिकता भी है, संवेदनशीलता भी है, उस क्षेत्र में आपको जाना है। और ख़ास तौर से एक किताब को उन्होंने कोट भी किया था, मैं विशेष रूप से व्हाट इंडिया कैन टीच अस, जिसमें दार्शनिकता, निश्चलता, कर्तव्य परायणता, इसके ऊपर विशेष रूप से उन्होंने बल दिया। ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि भारत की ये विशेषता आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से और ख़ास तौर से दुनिया के उन तमाम विद्वानों के मन में ये कौंदती थी कि हम दार्शनिक भी हैं, हम कर्तव्य परायण भी हैं, हम संवेदनशील भी हैं। एक जर्मन विद्वान ने, जो जर्मन बहुत बड़ा मैक्स मुलर एक बहुत बड़ा राइटर हुआ, जिसने वेदों के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, उसका हर तरीके से उन्होंने कई विषयों के ऊपर बहुत अच्छा भाष्य किया। तो उस वक्त से जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, अगर हम उस परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने आगे की दिनचर्या को तय करेंगे तो निश्चित रूप से न कभी कठिनाई आएगी और न कभी आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और एक बात मैं आप लोगों की वकालत भी करूंगा, क्योंकि आईएएस में प्रमोशन का कोटा भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए और कम उम्र में प्रमोशन होना चाहिए, ताकि आदमी की जब उम्र काम करने का विशेष जज्बा हो, विशेष लगाव हो, तो उसमें बेहतर से बेहतर परिणाम दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मेरा निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कर्मठ मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, उपमा के चेयरमैन श्री जी वेंकटेश जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, श्री नवनीत सहगल जी, श्री रंजन कुमार जी, यहाँ के जिलाधिकारी और सभी उपस्थित सौभाग्यशाली अपने जीवन की एक नई यात्रा को प्रारंभ करने वाले जो भी चयनित हुए हैं, ऐसे उप जिलाधिकारी पद के लिए अहर समस्त महानुभाव। आप सब जानते हैं कि परीक्षा में बैठना और बैठने के बाद में उसमें सफलता प्राप्त करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। और हम लोग सतत प्रयत्न के द्वारा जब शिक्षा का प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास करने लगते हैं, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं। लेकिन एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, जीवन में भविष्य में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है।
और वो नौजवान का जो समय होता है, युवा काल होता है, उसमें सारी परिस्थितियों के बीच में हम कैसे अपने भविष्य का निर्धारण करें, ये भी एक कठिनाई हमारे सामने आती है। पिताजी कुछ चाहते हैं, माताजी कुछ चाहती हैं, रिश्तेदार कुछ चाहते हैं, मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं भी पढ़ता था, पिताजी बिजनेस करते थे। जब हम 8th से 9th में आया तो बोले कि इसको बिजनेस करना है, कॉमर्स दिला दो। माँ चाहती थी डॉक्टर बन जाए, साइंस दिला दो। मैं क्या चाहता हूँ, उस समय सोचने समझने का आज तो ज़माना बदल गया है। आज तो सोशल मीडिया का और इस प्रकार का आज जो प्रचलन है, तो विद्यार्थी अपने आप से निर्णय लेना जान गया है। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ होती थी कि माता और पिता का सम्मान रखना, अपनी इच्छा को भी पूरा करना और उसके बीच में निर्णय करना। मैंने चुना कि मैं कॉमर्स लूँगा, पढ़ूंगा, पिताजी की इच्छा पूरी होगी। माँ चाहती है डॉक्टर बने तो PhD करके डॉक्टर बन जाऊंगा। यानी लक्ष्य का निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हुई और शुरू होने के बाद तय हुआ कि मुझे प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है। और टीचर कैसे बना जाए, इसके लिए प्रयत्न शुरू हुए। अब इसके लिए जो प्रयत्न शुरू हुए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सबके साथ इसी प्रकार की घटनाएं घटती होंगी। लेकिन आज मुझे सुनकर अजीब सा लगा कई चीज़ों में, क्योंकि बदलते समय की परिभाषाएं भी अलग तरीके से, कार्य पद्धति भी और लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, उनकी प्रायोरिटीज में भी परिवर्तन आया है। पहले था कि लक्ष्य का निर्धारण हमने कर लिया कि मुझे टीचर बनना है। 17 कॉम्पिटिशन में बैठा कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। 17 में 16 में मैं सेलेक्ट हुआ और एक में जिसमें बैंक PO में तो सेलेक्ट हो गया था, लेकिन बैंक का जो क्लर्कियल था उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। यानी क्लर्कियल का कंपटीशन भी अगर हम आसान मान ले किसी छोटे चीज को, तो वो चुनौती ना मान के अगर हम सहज भाव से करें तो हम उसको सफलता नहीं प्राप्त करते सकते। ये हमने उससे सीखा। लेकिन एक लक्ष्य था कि मुझे उसको प्राप्त करना है। 1100 रुपये में पार्ट टाइम लेक्चरर बना विश्वविद्यालय में, जबकि परिवार में अच्छा बिजनेस था, लेकिन लक्ष्य था कि टीचर बनना है। और टीचर बनने के ही लक्ष्य के हिसाब से मैं कार्य नियोजन करने लगा। लेकिन आज मैंने जो इस किस्से को मैंने इसलिए बताया आपको कि आज जब मैंने देखा कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया होगा, किसी ने मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा होगा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने सोचा होगा कि मैं कुछ और बनूंगा। लेकिन मैंने देखा कि एक डॉक्टर बनने के बाद वो सिविल सेवा में आना पसंद कर रहे हैं, एक इंजीनियर ने अपना साइड बदल कर दूसरी तरफ आना पसंद किया। यानी हमने जिस चीज़ के लिए प्रोफेसर को चुनने का काम किया था, समय की परिस्थितियों के अनुसार या अपनी जो प्रायोरिटीज थी उसको बदलने में मुझे समय नहीं लगा और हमने दूसरे चीज़ को चयन किया। ये चीज़ को हमारी भारत सरकार ने परखा है। आज जो राष्ट्रीय युवा नीति बनी है, शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही सब चीज़ें दी गई। बिल्कुल आपने जो किया है वही दिया है। मैं देख रहा था कि अभिषेक तो बोलने में भावविवल हो गए थे, लेकिन आप तीसरे छात्र बन रहे हो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका आगे आपको सफलता के बिंदु पर ले जाएगा। भावुकता, प्रेम, स्नेह आपके व्यक्तित्व को निखारता है, लेकिन जो आत्म गौरव और आत्मनिश्चय है ये आपको सफल बनाता है। मैं देख रहा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम जो डॉक्टर हैं उन्होंने, पूनम गौतम जी समता थी, अपने किस प्रकार से भविष्य का निश्चय करेंगे आप बता रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि मैं लिस्ट देख रहा था, लिस्ट में चयन में कितनी निष्पक्षता का भाव है। अखिलेश यादव जी भी चुने गए, अभी अपना उन्होंने वक्तव्य रखा यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रीति सिंह हैं और तमाम लोगों ने अपने संस्मरण बताए। आपके संस्मरणों से एक चीज स्पष्ट है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना है आपको 2-3 चीजें हमेशा याद रखनी है। नॉट टू बी डिस्करेज, आपको उत्साहित मत होइए। क्विक डिसीजन एंड एक्शन, आप तुरंत निर्णय लीजिए और तुरंत कार्रवाई को प्रारंभ करिए। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। हालांकि लोग बोलते हैं कि इस कहावत के पीछे सत्य नहीं है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। इसका मतलब यह नहीं कि मनमौजी हो जाए, लेकिन हमें इतना आत्म विश्वास है कि हम जो निर्णय लेंगे वो गलत नहीं होगा। इस प्रकार का जो निश्चय करने वाला व्यक्ति होता है और जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता एकदम से, मैं उल्टा बोल रहा हूं, जो भविष्य के प्रति चिंतनशील होता है, यानी वर्तमान में मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं, ये मेरा लक्ष्य है।
लेकिन भविष्य में उस श्रेष्ठता के भाव को मैं पार कर जाऊं, ये मेरा अनुमान है। और ये अनुमान मेरा सत्यता के करीब पहुंच कैसे सकता है, मेरे कठिन परिश्रम के द्वारा और मेरा अपने विभिन्न प्रसंगों से लिए गए अनुभव के आधार पर। और मुझको लगता है कि आज मैं तो कहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अब आप बहुत सीनियर अफसर्स बनेंगे तो आप आज का दिन याद करेंगे। और मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से संचालन किया है नौकरियों के बारे में, मैं एक अंग हूं सरकार का, लेकिन सरकार का अंग होने के बावजूद मैंने इतनी निष्पक्षता इतने करीब से कभी नहीं देखी थी। ये एक शोध का विषय बनेगा कि आखिर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 5-5 लाख के करीब, 4.5 लाख का क्रॉस कर चुके हैं सरकारी नौकरी का, 5 लाख के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। 1.5 लाख तो केवल शिक्षक भर्ती हो गए, 1,37,000 तो केवल पुलिसकर्मी भर्ती हो गए, कितने अलग अलग ऑफिसर्स में भर्तियां हुई, लेकिन पक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष की तरफ से भी एक आवाज नहीं आ पाई कि किसी भी भर्ती में किसी प्रकार की जो पक्षपात है, किसी प्रकार का जो अनियमितता है, उसको कहीं बरता गया। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये शोध का विषय भविष्य में बनेगा, और शोध का विषय इसलिए भी बनेगा कि भविष्य की नींव डाली है। मेरा और तेरा न करके जैसे राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाले लोग जो सत्ता को प्राप्त करने की चाहत रखते हैं राजनीति में आने के बाद, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपने लोगों को अच्छी जगह पर बैठाना। एक बार एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का करीबी कौन है, तो मैंने कहा कि मैंने तो इतने करीब से देखा है उनको, और मुझको लगता है सारे लोग उनके करीब हैं, और कभी कभी मैं देखता हूं तो लगता है कोई भी उनके करीब नहीं है। वो निष्पक्षता का भाव देखने के बाद अपना जो निर्णय लेते हैं वो सार्वजनिक हित में उनका निर्णय हो और सबके लिए ये पारदर्शी तरीके से पहुंचे, यही शासन व्यवस्था होती है। और मैं तो कभी कभी इस चीज़ को भी आप सबके बीच में शेयर करता हूं कि आपको चुनौती मिलेगी। मेरा सौभाग्य था कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के नाते कई बार मुझे PCS का इंटरव्यू में भी जाने को लेने का भी मौका मिला है। आप लोग चयनित हुए तो आपको ट्रेनिंग देने का भी अवसर मुझे मिला है। PCS से IAS में प्रमोशन होने लगे तो उसमें ट्रेनिंग होती है, उसमें भी देने का अवसर मुझे मिला है एक प्रोफेसर के नाते। और मैंने आपके विभिन्न अनुभवों को देखा है, फ्रस्ट्रेशन और किसी भी चीज़ के ना होने के बाद में अपने ग्लानि अपने अंतर्मन में आकर अपनी कार्य क्षमता को कभी प्रभावित मत होने दीजिएगा। अगर आप कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप दूसरे लक्ष्य की तरफ आप सहज भाव में आगे बढ़िए। और कभी कभी राजनीतिक मंतव्यों की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करता है, लेकिन उस समय आपका जो दृढ़ निश्चय होगा, काम के प्रति जो समर्पण होगा, जो आपकी निष्पक्षता और पारदर्शिता होगी, वही पूंजी के रूप में आपके साथ जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि दृढ़ निश्चयी बनिए, और दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपका जो निर्णय की क्षमता है वो त्वरित होनी चाहिए। और जो सार्वजनिक हित में किया गया काम है, उत्तर प्रदेश को बड़े मुश्किल से भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से दूर ले जाने का जो सपना माननीय मोदी जी और योगी जी ने देखा था, उस तरफ हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इसका निर्णय कौन करेगा? ये ऑफिसर्स करेंगे कि हम समाज में जातिवाद का जहर नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश की प्रगति का जो सबसे बड़ा बाधक है वो जातिवाद है, और इस जातिवाद की जंग को लड़ने के लिए ऑफिसर्स को आगे आना होगा। आपका जो निष्पक्षता का भाव आपकी कार्यशैली में दिखेगा, वही अच्छे समाज की संरचना में सहायक बनेगा। मैं शुभेच्छा दूंगा। हालांकि इसमें तमाम तो नौजवान ऐसे चयनित होंगे। पहले मैं देखता था, एक प्रचलन होता था कि कंपटीशन में आ जाते थे, नए नए लोग आते थे, तो आज मैं टेलीफोन नंबर देख रहा था, PCS अफसर्स के टेलीफोन नंबर भी लिखे हैं। तो जो देखने वाले होते थे, लड़का है तो लड़के को चयनित करने वाले, लड़की है तो लड़की का विवाह आयु को चयनने वाले, तो लोग लिस्ट से PCS की लिस्ट निकलती थी, उससे चयन करते थे। यानी आपकी महत्ता उसी दिन बढ़ जाती थी जिस दिन आपका चयन हो जाता था। इसका मतलब सीधा से है कि आपका प्रभाव जो बढ़ा है, उस प्रभाव को और बढ़ाने की तरफ आपको आगे आना है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के 51 लोगों का शुभ अंक है, 51 बड़ा शुभांकर है। ये शुभांकर आपके जीवन में, आपके
कार्य संचालन में सहभागी बन सके, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और कोई भी करीब नहीं और सभी करीब हैं, ऐसे व्यक्ति को संत और सन्यासी ही कहा जाएगा, क्योंकि ईश्वर का जो सबसे घनिष्ठ भक्त होता है वही धर्म तत्व का ध्यान रखता है, वही निष्पक्षता का ध्यान रखता है और वही न्यायप्रियता का ध्यान रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वचन पहले देंगे, उसके बाद 10 नवनियुक्त चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पहले मैं उनसे सविनय निवेदन करता हूं। अच्छा, आइए पहले नियुक्ति पत्र। सबसे पहले युगांतर त्रिपाठी, तैयारी में रहें। पूनम गौतम, कुणाल गौरव, युगांतर त्रिपाठी, पूनम गौतम। तालियों से स्वागत कीजिए, बहुत ही उत्साह के पल हैं। पूनम गौतम, कुणाल गौरव, कुणाल गौरव, प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी, अभिषेक कुमार सिंह, अखिलेश कुमार यादव, अमन देओल, अमन देवल, प्रीति सिंह। एक प्राइमरी टीचर से पीसीएस ऑफिसर, करतल ध्वनि से स्वागत हो। शना अख्तर मंसूरी, शना अख्तर मंसूरी और शिवम सिंह, शना अख्तर मंसूरी और शिवम सिंह। अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन की। सादर निवेदन आशीर्वचन के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 2019-20 के उत्तर प्रदेश पीसीएस के अधिकारियों के आज के इस बैच को नियुक्ति पत्र के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, महानिदेशक उपाम श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौ चयनित उप जिलाधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्यगण,
मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सबको देश के सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि इस माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े थे और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में शासकीय नौकरियों को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करने के लिए आयोग और बोर्डों के माध्यम से जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त ही होना ही चाहिए। ये जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2019 की परीक्षा के परिणाम के फलस्वरूप आज यहां वितरित हो रहा है। अभी 6 महीने पहले मैंने 2017-18 के भी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं
आप देखिए कितना, यानी 17-18 के नियुक्ति पत्र भी 21 में ही हमने वितरित किए हैं, और आज आपको भी हम नियुक्ति पत्र यहीं पर दे रहे हैं। यानी पहले अनिर्णय के शिकार थे, अराजकता के शिकार थे, अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस प्रक्रिया को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज यूपी पीसीएस की उप जिलाधिकारी के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश के अंदर योग्यता, क्षमता और मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार की भी यही मंशा है आपसे, सरकार आपसे भी अपेक्षा रखता है कि आप भी उसी निष्पक्षता के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ किसी भी नागरिक के साथ, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस प्रक्रिया का पार्ट बनने, उसे भी न्याय प्राप्त करने, आपकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। यह दायित्व अब आपके ऊपर आएगा, और इसलिए उस गुरुत्वर दायित्व का निर्वहन करने पर आप सभी को पूरी तरीके से उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए। याद रखना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ के रूप में हम लोग प्रादेशिक सेवाओं को मानते हैं, क्योंकि उप जिलाधिकारी के रूप में आपके पास जो दायित्व आने हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ आपको विभिन्न तहसीलों में जाकर के वहां पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। और याद रखना कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, एक कॉमन मैन की जो समस्या है, आधी से अधिक समस्या केवल राजस्व से संबंधित समस्याएं होती हैं। अपराध की प्रकृति में भी मैं बहुत बार देखता हूं कि गांव में या शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में जो विवाद होते हैं, उनके पीछे भी ये छोटे मोटे जो राजस्व से संबंधित विवाद होते हैं, जिसपे समयबद्ध निर्णय न होने के कारण हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनिर्णय का शिकार जब हो जाती है, तो उसका खामियाजा एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमारा दायित्व होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय से कोई वंचित न होने पाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था, जिस व्यवस्था के हम पार्ट हैं वहां पर न दिखे। या हम अगर अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हम अपने आप के साथ न्याय करते हैं, अपनी सेवा के साथ न्याय करते हैं, और जिस व्यवस्था ने हमें सम्मान दिया है उस व्यवस्था के साथ भी हम न्याय करते हैं, और यही तो हमें करना होगा। आपको अब इस सेवा में आए हैं, इससे पहले आप क्या थे? आपका व्यक्तिगत जीवन था, आपका पारिवारिक जीवन था, आपका अपने एक मित्र मंडली थी, वो आपका व्यक्तिगत जीवन का पार्ट है। लेकिन आज जब आप इस प्रशासनिक सेवा का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो फिर अपने पराये का भेद किए बगैर, अपनी पूरे ज्ञान से, अपनी पूरी दक्षता से और अपने व्यवहार से हर एक व्यक्ति को न केवल सम्मान देना होगा, बल्कि न्याय बोलने से नहीं, आपकी कार्य पद्धति से वह झलकना भी चाहिए। देखिए, अगर पहले दिन से आप तय करके आगे बढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस के बहुत सारे अधिकारियों को सचिव और कमिश्नर स्तर तक की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और मुझे लगता है कि हम देखते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते अंत में बहुत कम लोग रह पाते हैं। कुछ लोग अपनी आयु सीमा के कारण, कुछ लोग
समयबद्ध ढंग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के और समय उस व्यवस्था से दरकिनार कर दिए जाते हैं। और फिर एक समय जिन लोगों ने शुरू में अपने आप को ध्यान नहीं दिया, पहले दिन से ध्यान नहीं दिया, वे लोग बाद में आगे चल करके स्वयं के लिए एक समस्या खड़ी हो जाते हैं। हम समाज के लिए समस्या न खड़ी करें, बल्कि समाज की समस्याओं के सुलझाने के माध्यम बने। एक बेहतर संवाद के माध्यम से हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। मैं अक्सर देखता हूं, मैं अधिकारियों से कहता हूं, भाई आप जनता दर्शन का कार्यक्रम करिए। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी तमाम व्यस्तताएं हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन जनता दर्शन के कार्यक्रम में जनता से जरूर मिलता हूं। ये सच है कि कोरोना कालखंड में विगत 15-16 महीनों से ये प्रभावित हुआ। मैं लखनऊ में हूं, तो लखनऊ में जब कोरोना पीक पे रहता, उस समय को छोड़ दिया जाए, उस समय ये प्रक्रिया हम स्थगित कर देते हैं। सामान्य दिनों में 500-600 लोगों से मैं स्वयं मिलता हूं, उनकी समस्याओं को समयबद्ध निस्तारण करने की व्यवस्था भी करता हूं। कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी जनता से स्वयं मिलता हूं, समयबद्ध ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान हो, ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करता हूं। अगर यह कार्य हर एक व्यक्ति प्रारंभ कर दे, हर एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और मेरा मानना है लगभग 90% समस्याएं थाना और तहसीलों से जुड़ी हुई हैं। तहसील की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी हम कर लें, तकनीक का उपयोग कर लें, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर लोग आए हैं वे टेक्नोक्रेट ज्यादा है, और उनका दिमाग जाना चाहिए कि हम कैसे तकनीक से आच्छादित करके अपनी तहसील की प्रक्रिया को, या बाद में एक एडीएम के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। एडीएम की प्रक्रिया के उस व्यवस्था के साथ आप जुड़ेंगे तो जिस व्यवस्था का दायित्व आपको दिया जाएगा, उस समय भी आपको देखना होगा कि तकनीक से हम आच्छादित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम तकनीक इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना करके अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ सकें, और पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था का पाठ हम कैसे बना दें। याद रखना, जो व्यक्ति आज गलत काम कर रहा है, कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद वो गलत काम का भंडाफोड़ सामने आने लगता है, और जब उस चीजें सामने आती हैं तो फिर एक नई जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके खिलाफ, और फिर प्रमोशन से डिमोशन, फिर उसके बाद बर्खास्तगी तक ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पहले दिन से हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें। हर एक व्यक्ति को केवल बोलने से नहीं, बल्कि वह जब हमारे पास आए तो उसको लगना चाहिए कि हां, मुझे न्याय मिल गया है। अगर हर एक स्तर का अधिकारी समयबद्ध ढंग से जनता की सुनवाई करने लग जाए और समयबद्ध ढंग से उसे न्याय देना प्रारंभ कर दे, तो जनता बड़ी संख्या में यहां वहां जाकर के अपना समय और अपने पैसे को बर्बाद नहीं करेगी। वो अपना समय का उपयोग बेहतर तरीके से आगे किसी अन्य कार्य के साथ कर सकती है, लेकिन यह हम सब पर निर्भर करता है कि कैसे हम इस चीज को, इसके साथ अपने आप को जोड़ सकें, और ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरा, आपको इसके बाद फील्ड की पोस्टिंग के अलावा सचिवालय में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, नगर निकायों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। हमें याद करना होगा, उस समय ध्येय हमारा यही होना चाहिए कि हमारी कार्य पद्धति से एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और वह इस चीज का एहसास भी कर सके। प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ अधिकारी अपने को एक नए प्रोटोकॉल के ऊपर के रूप में ढालना बंद करें, एक टापू के रूप में अपने आप को एकांकी जीवन में डालने की आदत से बचें।
जब हम टापू बन जाते हैं तो हमारा समाज से, देश और काल से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, और फिर वहीं से हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली मक्खियों के द्वारा जो दुर्व्यवस्था फैलाई जाती है वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी जन्म देती है। ये बीमारियां हम पहले दिन से ही निपटने थे। इस बीमारी से पहले दिन से बचना होगा और अंतिम समय तक हमें इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। अगर हम कर पाएंगे तो एक सुनहरे भविष्य की तरफ हम अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन अगर पग पग पर गलती करते हुए फिर उसमें संलिप्त होते हुए अगर हम लोग इस व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदलने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी जवाबदेही से हम अपने आप को अलग कभी नहीं कर पाएंगे। कि हमें जरूर सोचना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर तेजी के साथ युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरियों की सुविधा प्राप्त हुई है, और ये वही प्रदेश है जहां हर नियुक्ति के साथ भ्रष्टाचार और बेईमानी का लेवल पहले ही उसके साथ एक चस्पा हो जाता था, और उसके बाद माननीय न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्राप्त होता था। न्यायालय उसको स्टे करती थी, उसकी जांच बिठा देती थी, प्रक्रिया ऐसी बाधित हो जाती थी कि युवा यहाँ का अपने आप को ठगावा महसूस करता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही चयन की सभी प्रक्रियाएं कोई उंगली नहीं उठा सकता, उंगली उठाने का किसी को अवसर नहीं दिया जाता है। समय समय पे सरकार भी इन चीजों को देखती है, कहां पर क्या चल रहा है। किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन दूर रह करके, तटस्थ रह करके उन सब की समीक्षा समय समय पर करना और उन सबको निष्पक्षतापूर्ण तरीके से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना, ये सरकार उसी अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ये वही प्रदेश है जहां पर लोग निवेश के लिए नहीं आना चाहते थे। मुझे याद है जब 2018 में हम लोगों ने यहां पे अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, उससे पहले 2017 में, मार्च 2017 में हमारी सरकार आई। सरकार आने के बाद कुछ ही महीने के अंदर मुझे लगा कि प्रदेश के अंदर हम लोग करोड़ों नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते, हमें निजी क्षेत्र में भी संभावनाओं को टटोलना पड़ेगा, हमें रोजगार की संभावनाओं को भी टटोलना पड़ेगा, स्वतः रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है, इस पे चर्चा प्रारंभ हुई। देश के अंदर किसी भी निवेशक और उद्योगपति से मिलते थे, वो कहते थे कि हम यूपी के अंदर कसम खा करके आए हैं कि वहां निवेश नहीं करेंगे, वहां पर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वहां पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और निर्णय का शिकार है, उसके कारण हम जाना ही नहीं चाहते। मैंने स्वयं उनसे संवाद बनाया। मैंने कभी पिछले 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखा होगा, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति, सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध ढंग से हर एक समस्या के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, हर एक टेबल के लिए एक सिटीजन चार्टर हम लोगों ने लागू करने की प्रक्रिया वहां आगे बढ़ाई है। आप आइए तो लोगों को एक विश्वास, जो उस समय तक प्रदेश की एक छवि सामने आकर के उभरती हुई दिखाई दे रही थी, लोगों को एक विश्वास हुआ। और देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे पास निवेश के प्रस्ताव तब तक प्राप्त हो चुके थे। यह निवेश समयबद्ध ढंग से यहां पे लागू हुआ। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को वहां पर समायोजन करने, नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। स्वतः रोजगार के माध्यम से भी स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए
प्रदेश के तमाम नौजवानों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य प्रारंभ किया। 60 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी अनेक लोगों को रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोविड प्रबंधन की स्थिति, सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसी ने इस फील्ड में और त्वरित निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति हम लोगों ने विकसित की है, इसके कारण उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हमें इस प्रक्रिया का पार्ट बनना होगा, उसके साथ चलने की आदत डालनी होगी और उस व्यवस्था के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सुनहरा भविष्य आपका स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर इस चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.